मॉर्निंग, मैं हूं प्रियंका संभव और सौदा आपका में सबसे पहले कमोडिटी बाजार पर नजर डाल देते हैं। इंटरनेशनल बाजार पे अगर देखें तो ग्रीस डिफॉल्ट के कगार पर है। इसके बावजूद सोने में कल की चमक गायब होती हुई नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का दाम फिर से $1180 के नीचे आ गया है और भारतीय बाजार पे खुल रहे हैं। चांदी करीब ½ % की गिरावट के साथ कारोबार कर रही है और गोल्ड भारतीय बाजार में 26,625 के साथ कमजोरी के साथ ओपन हो रहा है। यहाँ पर गोल्ड, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ग्रीस संकट के बाद सोने में जो चमक आई थी वो फीकी पड़ रही है। सिल्वर 35,699 के साथ खुल रहा है। सिल्वर में भी कमजोरी देखी जा सकती है। क्रूड 3,723 के साथ ओपन हो रहा है और आज एपीआई जो है अपनी इन्वेंट्री रिपोर्ट लेकर आएगी, इस पर नजर रहेगी। नेचुरल गैस 179 के साथ ओपन हो रहा है। कुछ मेटल, कॉपर 370 रुपए के साथ हरे निशान के साथ ओपन हो रहा है फिलहाल। कुछ और बेस मेटल्स पर नजर जरूर डालेंगे। निकल 726 के ओपनिंग दे रहा है। निकल में भी आज कमजोरी साफ नजर आ रही है। एल्यूमिनियम 105 रुपए के साथ खुल रहा है और इसके अलावा लेड 112 रुपए के साथ ओपन हो रहा है फिलहाल। और किस तरह की रणनीति अपनाएं हम आपको बताएंगे। जिंक 128 रुपए के साथ ओपन हो रहा है। वहीं सोया ऑयल 582 रुपए के साथ आज खुल रहा है और इसके अलावा क्रूड पाम ऑयल 451 रुपए 20 पैसे के साथ ओपन हो रहा है भारतीय बाजारों में। सोयाबीन 3569 पर ओपन हो रहा है। मस्टर्ड सीड 4,216 रुपए कमजोरी के साथ लाल निशान पर फिलहाल ओपन होते हुए दिख रहा है। और चना 4,165 रुपए के साथ कमजोरी के साथ खुल रहा है। कुछ एग्री कमोडिटीज पर अब नजर डालने की बारी है और इसमें हम देख सकते हैं वीट कमजोरी के साथ खुल रहा है फिलहाल लाल निशान पर। और इसके अलावा शुगर 2,126 के साथ हरे निशान पर। हमारे साथ आनंद राठी कमोडिटीज के रविंद्र राव जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग रविंद्र जी। ग्रीस का एक तरह से डिफॉल्ट करना बिल्कुल तय हो गया, लेकिन सोने को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्या वजह आप देख रहे हैं और इसमें क्या करने की आप सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि आज का डे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी बना हुआ है। अभी भी कुछ ग्रीस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का स्टेटमेंट्स आ रहा है कि शायद ये लोन रीपे कर पाएंगे इन 4 ट्रांचेस। तो अभी भी मुझे लगता है कि अनसर्टेनिटी है और उसी वजह से गोल्ड में हम कोई अपमूव देख नहीं रही है क्योंकि ग्रीस ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसे गोल्ड एक स्टेबल दायरे में ट्रेड कर रहा है। अदरवाइज गोल्ड में एक काफी बैरिश टोन चल रहा है क्योंकि यूएस में अच्छी खासी रिकवरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि आज का डे इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आज ग्रीस डिफॉल्ट पेमेंट नहीं कर पाता है तो हो सकता है कि सोने को थोड़ा सा सपोर्ट मिले और सोना करीबन 1195-1200 तक जा सकता है। लेकिन अभी इसमें एक और टर्न आ गया है कि 5th का जो रेफरेंडम है, ग्रीस रेफरेंडम, सो दैट विल बी अगेन इम्पोर्टेंट। अगर उसमें कुछ कुछ ऐसे निकल के आता है जो कि गोल्ड को सपोर्ट करेगा तो गोल्ड और ऊपर जा सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि गोल्ड में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा अंटिल एंड अनलेस देयर इज अ क्लियर कट डिफॉल्ट फ्रॉम ग्रीस। तो तब तक मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में मुझे लगता है कि गोल्ड में एक दायरे में ट्रेड रहेगा अराउंड 26,580 से लेके ऊपर में 26,800 तक। ऑलराइट, तो गोल्ड पर नजर आएगी जाहिर तौर पर। ग्रीस पर वेट एंड वॉच की जो एक स्थिति बनी हुई है, इसके साथ गोल्ड भी जुड़ा हुआ है। लेकिन चांदी में आप क्या नजरिया रखते हैं सर? चांदी भी गोल्ड को ही फॉलो करेगा। बेस मेटल्स काफी वीक है तो थोड़ा सा वीक टोन में रहेगा चांदी भी, लेकिन चांदी थोड़ा सा प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड को ज्यादा फॉलो करता है। तो हो सकता है कि सिल्वर में भी ट्रेडर्स एक वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाए। लेकिन चांदी में भी ओवरऑल ट्रेंड जो है वो वीक ही है। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि जस्ट विल वेट फॉर दिस ग्रीस आउटकम एंड उसके बाद इसमें एक डायरेक्शनल व्यू ले सकता है। बिल्कुल, थोड़ा सा कॉशन बरतने के लिए कह रहे हैं। और आज अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की इन्वेंट्री रिपोर्ट आएगी। इससे पहले क्रूड में क्या सलाह देना चाहेंगे आप?
क्रूड में मुझे लगता है कि एक डाउन मूव फिर से आ सकता है। ऊपर में 3760 तक के अगर प्राइस आते हैं तो एक बार शॉर्ट की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। नीचे में 3680, 3670 तक के प्राइसेस एक्सपेक्टेड है। मेन रीजन बीइंग एक तो जो ग्रीस डेट कंसर्न्स जो चल रहा है उससे क्रूड को एक इम्पैक्ट हो रहा है। सेकेंड, ईरान में जो डील होने वाला है उससे हो सकता है कि ईरान से सप्लाई शुरू हो जाए, और ऑलरेडी क्रूड में सप्लाई ग्लट की वजह से हमने प्राइस में प्रेशर देखा है, और अगर ईरानियन ऑयल मार्केट में आता है तो उससे और सप्लाई प्रेशर बढ़ेगा। तो वो एक रीजन है। सेकेंडली, यूएस ऑयल रिग काउंट जो है वो अभी भी गिर रहा है, लेकिन जो पेस है वो कम हो गया है। तो ये सारा रीजन है जिसकी वजह से क्रूड में एक प्रेशर बना हुआ है। तो मुझे ज्यादा नीचे नहीं लग रहा है। मुझे लगता है $57, $56-50 के आसपास एक बार NYMEX में सपोर्ट लेना चाहिए। बट यस, इंटरडे के हिसाब से मुझे लगता है 3760 से एक बार सेलिंग किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 3680। बेस मेटल्स आज हम देख रहे हैं बहुत कमजोर शुरुआत की है ज्यादातर बेस मेटल्स ने, क्या नजरिया है इनमें? बेस मेटल्स में भी मेरा व्यू जो है वो वीक ही है। निकल में जो मैंने कॉल दिया था तो ऑलमोस्ट टारगेट के नीचे ही खुला है, तो उसमें ट्रेड करने का मौका नहीं मिला। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी निकल में अगर यहाँ से 738 से 740 का उछाल आता है तो एक बार बेच के चल सकते हैं, क्योंकि निकल मल्टी ईयर लोस पे आ गया है अभी, और मेरे हिसाब से 680 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है MCX पे। 770, 760 का एक रेजिस्टेंस है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं, बट एक राइस पे ही सेल करना चाहिए। अदर देन दैट कॉपर में भी एक वीकनेस बना रहेगा। 372 का लेवल एक अच्छा लेवल है बेचने के लिए। 75, 76 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और नीचे में मुझे लगता है कि अराउंड 367 से 366 तक के प्राइसेस पॉसिबल है। रविंद्र सर, रुपए में थोड़ी सी स्टेबिलिटी जरूर दिख रही है। आज डॉलर इंडेक्स भी चढ़ा है, ऐसे में रुपए में किस स्ट्रैटेजी पर काम करना चाहिए? जी, रुपए में भी मुझे लगता है कि ओवरऑल करेंसी मार्केट ये वॉच करेगा आज का जो डेडलाइन है ग्रीस का पेमेंट का, क्योंकि डॉलर में उस वजह से एक मजबूती आई है। ऑल्दो यूरो थोड़ा सा रिकवर हुआ है कल, लेकिन मुझे लगता है कि आज का डे काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर हम रुपी की बात करें तो रुपी में भी एक दायरे का ट्रेड बना रहना चाहिए। अराउंड ऊपर में करीबन 6410, 6420 का रेजिस्टेंस है, तो जब तक वो होल्ड है तब तक मेरे हिसाब से अगर ये 64 के लेवल तक आता है तो एक बार इसमें बिक्वाली किया जा सकता है विद 6420 एज अ स्टॉप लॉस, और नीचे में फिर से ये 6360, 6370 तक के लेवल्स पे आ सकता है। शुक्रिया रविंद्र जी हमारे वक्त निकालने के लिए। हमारे साथ है आनंद राठी कमोडिटीज के रविंद्र राव। और अब बात करते हैं कुछ एग्री कमोडिटीज की। जानकारों को एग्री कमोडिटी में भी कमाई के मौके दिख रहे हैं। पैराडाइम कमोडिटीज के मुताबिक NCDX पर आज सोया तेल के अगस्त वायदा में 582 रुपए पर खरीदारी करें, टारगेट 590 रुपए का मिल सकता है। इस सौदे में आपको 576 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी जीरा है, इसकी जुलाई वायदे में 16,550 रुपए पर बेचने की सलाह दी जा रही है। नीचे में भाव 16,250 रुपए तक गिर सकता है। इस सौदे में आपको 16,790 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ये कमोडिटी बाजार के सुबह के ट्रेड का हाल था। फिलहाल सौदा आपका में एक लेते हैं ब्रेक, और आगे इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट। CNBC आवाज हमेशा आपको निवेश करने के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पैसा हाथ का मैल नहीं, आपके चेहरे की रौनक है। फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारी मुहिम में हम लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है इंडियन ट्रेडिंग लीग। अपडेट के लिए सीधा चलते हैं आशीष वर्मा के पास। गुड मॉर्निंग। CNBC आवाज पर चल रहे ITL के इस महामुकाबले में ट्रेडर्स, विमेन्स और कमोडिटी लीग में ताजा स्थिति क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले लीडरशिप बोर्ड ट्रेडर्स का आपकी स्क्रीन पर आएगा, और राजेंद्र मदन लाल ने इस हफ्ते अब तक 95% के तगड़े रिटर्न्स कमा लिए हैं। वहीं प्रदीप रतन सिंह, सूरज उदय बावड़, इब्राहिम अहमद
इन सब ने 40 से 55% तक के तगड़े रिटर्न्स कमाए हैं। तो गजब का मोमेंटम इन सबके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है, लेकिन लीड इस समय पूरे पैक को राजेंद्र बदनलाल जी करते हुए 95% के रिटर्न्स के साथ। विमेंस लीग में देख लीजिए किस तरह का प्रदर्शन चल रहा है, और भावना रामस्वा जी ने 27% रिटर्न्स कमा लिए ऑलरेडी इस वीक, और ये लीडरशिप बोर्ड में सबसे ऊपरी पायदान पे इस हफ्ते आपको नजर आएंगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली श्रुति जैन की तरफ से तगड़ी टक्कर मिलती हुई इनका भी 22% के आसपास का रिटर्न हो चुका है। मैच दूसरा ट्रेडिंग सेशन है, ध्यान रखें। रैंक मूवर्स की तरफ मूव करी, यानी कि जहां पे हमने काफी मूवर्स एंड शेकर्स देखे, पोजीशन हिलती हुई नजर आई हैं। 1695 पोजीशन पे थे नीरज कुमार खंडेलवाल, बीते हफ्ते 30% के रिटर्न, इस हफ्ते अब तक 30% के रिटर्न्स कमाए, और 5वें पायदान पे नीरज मूव करते हुए आपको नजर आएंगे। वहीं बीते हफ्ते जो लास्ट अपडेट था, पहले विजेता थे दिनेश कुमार जी, पिछले कुछ दिनों में पोर्टफोलियो में दबाव आया, 24% के आसपास के निगेटिव रिटर्न्स कमाए, और 1677वें पायदान पे पहुंचते हुए तो काफी हद तक रैंक में तगड़ा उछाल उठक पटक देखने को आपको मिलेगी। 12वीं और 16वीं रैंक में जो रफीक और नवीन थे, इनके पोर्टफोलियो में भी दबाव देखने को मिला, 18 से 15% के आसपास का प्रेशर था, और उसी के चलते देखिए रैंकिंग्स में क्या तगड़ा स्लिप देखने को मिला है। वुमेन्स लीग की तरफ मूव करी, और वहां पे भी काफी हद तक हमने देखा हरकत आती हुई। पिछले हफ्ते पहले नंबर पे जो थी मधु वे, इनके पोर्टफोलियो में बीते हफ्ते 11% के आसपास का दबाव है, और 11% के दबाव के बाद 566 रैंक पर पहली रैंक से स्लिप होती हुई मधु। सीमा जैन भी सिमिलरली टॉप 10 में शुमार थी, 30 रैंक थी पिछले हफ्ते, 16% के आसपास की नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पे इनके पोर्टफोलियो इस समय कमाता हुआ, और इसलिए रैंक स्लिप होकर 569th रैंक पे पहुंचते हुए। वहीं स्नेह और मंजू आपकी स्क्रीन पर 575, 560 की रैंक्स थी, पोर्टफोलियो में पॉजिटिव रिटर्न्स आए, और देखिए किस तरह का जंप देखने को मिल रहा है। स्नेहा 14वीं रैंक पे और मंजू तो 5वें पायदान पे पहुंचती हुई। लेकिन आईटीएल के जरिए बता दूं आपको कि आप भी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए आप www.indiantradingleague.com पर रजिस्टर करें। इसमें ट्रेडिंग के लिए आपको कम से कम 25,000 रुपए की पूंजी रखनी होगी। इसके ऊपर आप जितनी चाहें उतनी बड़ी रकम लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये पूंजी सिर्फ कैश ही नहीं, शेयर के जरिए भी आप रख सकते हैं। आईटीएल में बड़े से बड़े ट्रेड पर भी आपको सिर्फ 20 रुपए का ब्रोकरेज लगेगा। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत को लेकर फिर चिंता जाहिर की है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में ग्रामीण इलाकों में मांग कमजोर रहने की आशंका जताई है। क्या है मूडीज की इस रिपोर्ट में, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे। वरुण, गुड मॉर्निंग। क्या चिंताएं हैं मूडीज को भारत को लेकर? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, सही कहा आपने कि मूडीज ने फिर से एक बार भारत की जो आउटलुक है उसको लेकर कुछ चिंताएं जताई है, और इस बार जो चिंता का सबसे अहम विषय है वो है कमजोर मानसून। भले साउथ वेस्ट का जो मानसून है वो अबव नॉर्मल रहा हो, लेकिन जैसे कि आईएमडी ने भी फोकास्ट किया था कि जो मानसून है वो करीब 88% ही रहेगा, और जो इनके इनिशियल फोकास्ट है उसे भी इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया था। और ये एक सबसे बड़ी चिंता की बात है, और इससे सबसे बड़ी चिंता जो उभरेगी वो है रूरल इकोनॉमी को लेकर। अगर आप देखें तो 2011 के बाद लगातार जो रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ है वो लगातार कमजोर होते जा रही है, और इनका कहना है कि अगर मानसून इस बार कमजोर रहता है जिस हिसाब से आईएमडी ने फोकास्ट किया है, तो FY16 में भी जो रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ है वो काफी कमजोर रह सकती है। जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो काफी हद तक गिर सकता है। सिर्फ यही नहीं, जो कृषि क्षेत्र में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसमें कुछ बढ़ोतरी आ सकती है, और इसी के कारण जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो काफी एक्सपोज है इन पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तो उनके लिए कुछ हद तक चिंता की बात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी को लेकर इनको सबसे बड़ी चिंता है, और यही सबसे बड़ा हाईलाइट है इस रिपोर्ट का। लेकिन इसके अलावा इन्होंने एक कंसेंसस पोल भी कराया है, जिसके मुताबिक जो भारत की ग्रोथ है FY16 में करीब 7.5% के आसपास की GDP ग्रोथ रह सकती है, तो वो इनका भरोसा कहीं ना कहीं कायम करता है। लेकिन इनका कहना कुछ और भी इशू है जो इन्होंने हाईलाइट किया है। उसमें सबसे आगे तो यह है कि मोदी सरकार के जो रिफॉर्म्स की रफ्तार है उसको लेके इनको कुछ निराशा है, उसमें इन्हें कुछ उम्मीद से कम जोर देखने मिला है। सिर्फ यही नहीं, दरअसल इनका कहना है कि पॉलिसी रिफॉर्म्स में जो रुकावट है वो आने का जो खतरा है वो कायम है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा रहेगा काफी सारे इश्यूज जो है वो ऑपोजिशन पार्टी या फिर यहां वहां से आते हुए दिखाई दिए हैं, जिसके कारण इनका कहना है कि जो रिफॉर्म की रफ्तार है वो कुछ कम हो सकती है। तो ये कुछ चिंताएं हैं जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जाहिर की है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता जो है वो रूरल इकोनॉमी से आते हुए दिख रही है, जो कि 2011 के बाद लगातार स्लो डाउन होते जा रही है।
शुक्रिया वरुण इस पूरी जानकारी के लिए। तो मूडीज को सता रही है चिंता कमजोर मॉनसून को लेकर के, और जिस तरह से रूरल इकोनॉमी इसको झेलेगी इस पर नजर है मूडीज की। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद शेयरों पर सलाह देने के लिए manasjaiswal.com के मानस जायसवाल और प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के अविनाश गोराशकर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। वेलकम बैक। भारतीय बाजार से में दायरे में कारोबार कर रहे हैं। हमने एक बहुत ही फ्लैट ओपनिंग देखी और अभी भी कोई खास अंकों की बढ़त नजर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ हरे निशान पर सेंसेक्स है। 48 अंक के बढ़त के साथ निफ्टी में 17 अंकों की बढ़त दिख रही है। 8,335 पर निफ्टी। ब्रॉडर बाजार से सपोर्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी आज कमजोर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो ये फिलहाल एडवांसेस की तरफ है। 923 शेयर है जो बढ़ने वाले हैं, तो 331 शेयर है जो गिरने वाले हैं। लेकिन अब शेयरों पर सलाह देने के लिए मेरे साथ हैं हमारे दो मार्केट एक्सपर्ट, manasjaiswal.com के मानस जायसवाल और प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के अविनाश गोरक्षकर। आप दोनों का ही स्वागत है। मानस, निफ्टी पर इंट्राडे के लिए किन स्तरों पर आपकी नजर है आज? देखिए, मेरा मानना है कि जो हमने कल क्रैक देखा उससे स्ट्रक्चर तो काफी बिगड़ा है डेली चार्ट्स पे, और बस एक होप ये है कि निफ्टी ने कल 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया, उसके नीचे नहीं गया, वहां पर सपोर्ट लेने के बाद रिकवरी भी दिखाई। बट फिर भी मेरा मानना है कि लॉन्ग अगर आपको बनाने हैं तो 8425 के ऊपर ही लॉन्ग बनाने हैं, और उससे पहले कोई भी बाउंस बैक पे आपको लॉन्ग से एग्जिट होना है। फ्रेश लॉन्ग ना बनाए, 8425 के ऊपर फ्रेश लॉन्ग बनाए। जहां तक बात निफ्टी पे ट्रेडिंग की है और इंटरडे की है, मैं समझता हूं कि 8300 के लेवल्स के नीचे अगर जाता है निफ्टी तो वहां पर शॉर्ट क्रिएट करें, लॉन्ग बनाने की सलाह नहीं रहेगी। 8300 के नीचे जाएगा तो शॉर्ट बनाए जा सकते हैं 8340 के स्टॉप लॉस के साथ, और मैं समझता हूं कि अगर 8300 के नीचे निफ्टी जाएगा तो आने वाले टाइम में 8200 के लेवल्स वापस 1 से 2 दिनों में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो निफ्टी की चाल पर रहेगी नजर, लेकिन अब हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ अपने सवालों के साथ। देहरादून से एसके वर्मा जी से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ मैडम जी नमस्कार, बहुत बहुत आपको धन्यवाद मेरा कॉल लेने के लिए। जी पूछिए अपना सवाल सर। हाँ मैडम जी, मैं एक नया इन्वेस्टर हूँ एसके वर्मा देहरादून से, और मैंने इसमें अभी 30 शेयर एक्सिस बैंक से लिए हैं और डीमैट अकाउंट भी खुलवाया मैंने। अब क्या मुझको लग रहा है कि ये नीचे जा रहा है एक्सिस बैंक, तो मेरा इसमें क्या होगा थोड़ा बताइएगा प्लीज। चलिए, तो आपने बिल्कुल अभी बाजारों में जो है वो शुरू किया है निवेश। अविनाश गुड मॉर्निंग। एसके वर्मा जी घबरा रहे हैं, एक्सिस बैंक खरीद तो लिया है पर इनके बाइंग लेवल से नीचे आ रहा है एक्सिस बैंक के लिए क्या सलाह देंगे, और ओवरऑल क्योंकि नए इन्वेस्टर हैं इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक प्रियंका, मैं इनको यही कहना चाहूंगा कि इन्होंने एक अच्छी शेयर खरीदी है। एक्सिस बैंक एक फ्रंटलाइन प्राइवेट सेक्टर बैंक है, और शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि शेयर थोड़ा सा दबाव में आए, लेकिन अगर ये कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो डेफिनेटली एक्सिस बैंक में अच्छा मुनाफा ये कमा सकते हैं। आई थिंक जब भी इन्वेस्ट करते हैं कोई भी शेयर में, तो एटलीस्ट एक साल भर का नजरिया रखें, क्योंकि आई थिंक शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ट्रेंड थोड़ा सा वीक हो, लेकिन लॉन्गर टर्म में इक्विटीज में काफी अच्छा पैसा बन सकता है। और एक्सिस बैंक इन्होंने जो चुना है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा पेशेंस रखे, करीबन 1-1.5 साल में अगर ये इन्वेस्टमेंट होराइजन रखते हैं तो मेरे ख्याल से यहां से काफी अच्छी अपसाइड इनको मिल सकती है। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अविनाश जी और मानस जायसवाल मेरे साथ बने हुए हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डिफॉल्ट करने के कगार पर ग्रीस, आईएमएफ को आज नहीं चुकाएगी $1.7 अरब का कर्ज। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने लोगों को यूरोजोन डील के खिलाफ वोट करने की अपील की। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बाद बाजार में हल्की बढ़त। सेंसेक्स निफ्टी 1/4% ऊपर, मिड कैप भी 0.5% चढ़ा, लेकिन बैंक निफ्टी में दबाव। रेटिंग एजेंसी मूडीज को भारत ग्रामीण इलाकों में मांग घटने की चिंता है। कहा औसत से कम मानसून होने पर बैंकों पर बढ़ सकता है एनपीए का दबाव। आईटी कंपनियों के लिए खतरे की घंटी। सीएलएसए ने टेक महिंद्रा का 20% लक्ष्य घटाया। क्रेडिट सुइस ने ईपीएस अनुमान घटाया।
कल टेक महिंद्रा की चेतावनी के बाद आज टीसीएस की एजीएम पर नजर, मार्जिन और मुनाफे पर कंपनी दे सकती है बयान। और इंश्योरेंस में एफडीआई नियमों को लेकर सरकार एक हफ्ते में दे सकती है सफाई। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई प्रू जैसी कंपनियों को मिल सकता है बड़ा फायदा। आवाज एक्सक्लूसिव। गैमन इंफ्रा की सब्सिडियरी आईसीटीपीएल को मुंबई पोर्ट पर ऑपरेशंस की मंजूरी मिल गई है और इसके बाद किस तरह से गैमन इंफ्रा इस मंजूरी को आगे बढ़ाएगी, इनके बिजनेस ऑपरेशन में किस तरह का फर्क पड़ेगा, बात करने के लिए हमारे साथ हैं गैमन इंफ्रा के एमडी के मोहंती। और गैमन इंफ्रा का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर भी फिलहाल नजर आ रहा है, बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। मिस्टर मोहंती, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। पहला सवाल, इस अप्रूवल का असर हम आपके बिजनेस ऑपरेशंस में कब तक देखेंगे? किस तरह के रैंप अप के लिए अब आप तैयार हो रहे हैं, बताइए। ये तो एक है अल्टरनेटिव यूज है टिल द टाइम जो हमारा ओरिजिनल जो प्लान है कंटेनर टर्मिनल जब तक काम हो, वो अभी फाइनल सीओडी होने के लिए शायद 2 साल से ज्यादा टाइम बाकी है। सो वहां तक ये अल्टरनेटिव यूज होगा। अल्टरनेटिव यूज ये रो ऑपरेशन होता है, वो जो मूवेबल व्हीकल्स जो रहता है और इक्विपमेंट्स रहता है उसी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है। तो उसमें हम जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स है उनका सर्विस करेंगे। अभी लास्ट ईयर उसमें 100 करोड़ का टर्नओवर हुआ था मुंबई पोर्ट में। हमारा साइड में थोड़ा सा टैरिफ का भी इंक्रीज होगा बिकॉज ये नया और क्लीन बर्थ है और थोड़ा सा ट्रैफिक ग्रोथ होने का भी उम्मीद है। तो मिला के 150 करोड़ का स्कोप है इसमें टॉप लाइन होने का। इसमें 55-45% का रेवेन्यू शेयर है, सो उसका 45% हमारा पास आएगा। सो ये जनरली 50 से 75 करोड़ तक हमारा टॉप लाइन में उम्मीद रख सकते हैं कि जो बढ़ने का इस साल में, और इसी क्वार्टर से इसका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट 2-3 वीक में इसका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। ओके, लेकिन ये जो मंजूरी मिली है ये सिर्फ 1 साल के लिए है सर, क्या आगे जाकर इसके एक्सटेंशन की भी उम्मीद रखी जाए? आप मांग करेंगे एक्सटेंशन? हमारा समझ में जो है ये जब तक हमारा जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट सीओडी नहीं होगा कि परमिशन मिलेगा, अनलेस देयर इज फ्यू अदर डिफिकल्टीज कमिंग अप। अभी का टाइम में जब तक हम कंप्लीट नहीं किए प्रोजेक्ट तब तक ये एसेट में 1500 करोड़ दोनों साइड से एनडीपीटी से और हमारा साइड से मिलकर नियरली 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। दिस इज ए नेशनल एसेट था, उसको आइडियल रखने में कोई किसी का फायदा नहीं था, इसलिए अल्टरनेटिव यूज को के लिए परमिशन मिला। हम लोग काफी बार बातचीत करने के बाद अभी मिला है। और ये एक क्लासिक केस है जहाँ की ये स्टॉल प्रोजेक्ट को कैसा ही रिवाइव किया जाए गवर्नमेंट का लेवल से दोनों साइड से काम करके, उसका एक नमूना है कि जो स्टॉल प्रोजेक्ट जो स्टॉक प्रोजेक्ट है अभी लार्ज नंबर्स में, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था मुंबई में। आई थिंक गवर्नमेंट का साइड से भी अच्छा एक स्टेप लिया गया है कि जिसमें एक स्टॉक प्रोजेक्ट का सोल्यूशन निकाल सके। चलिए, ये तो अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन क्या आपकी फैसिलिटी पूरी तरह से तैयार है जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और काम अब बिल्कुल शुरू होने के लिए, या इसमें अभी कुछ केपेक्स और इन्वेस्ट करना होगा? नहीं, रो ऑपरेशन के लिए एसेट रेडी है। अभी थोड़ा सा क्लीनिंग एंड लाइटिंग ओवर करना पड़ेगा, वो 5-7-10 दिन में हो जाएगा। तो इस फैसिलिटी में कुछ और केपेक्स इन्वेस्टमेंट होगा क्या? अभी कैपेक्स का इन्वेस्टमेंट ओरिजिनल कंटेनर टर्मिनल के लिए जरूर होगा, इक्विपमेंट आएगा और बाकी चीज का काम बाकी है अभी। लेकिन आज फार एज रोरो ऑपरेशन के लिए बर्थ और ट्रेसल चाहिए, वो रेडी है आज से। शुक्रिया मिस्टर मोहंती हमसे बात करने के लिए। और मिस्टर मोहंती के बाद से एक जो अहम बात निकल कर आ रही है वो ये कि किस तरह से ये काम रुका हुआ था और 1 साल के बाद कुछ 1-2 साल के इंतजार के बाद इस पर काम शुरू हो रहा है, और ये एक अच्छा कदम मूव देख रहे हैं। अविनाश, आपको भी यहाँ पर लाना चाहूंगी। गैमन इंफ्रा आपको कैसी दिखती है ये कंपनी, और ये जो डील हुई है कारगर हो गई और इस पर अब काम शुरू हो रहा है मुंबई पोर्ट के साथ, इसे आप कैसे देख रहे हैं? आई थिंक प्रियंका ये पॉजिटिव है। आई थिंक क्लियरली जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि ये जो प्लान है ये इमीडिएटली इफेक्टिव होता है, तो इसका इम्पैक्ट हमको FY16 के रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से क्लियरली 55-45% का जो शेयर है, तो क्लियरली इवन 45% शेयर भी वैल्यू एक्रेटिव है, क्योंकि अगर टॉप लाइन करीबन 70-75 करोड़ से बढ़ता है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट्स में डेफिनेटली एक्रेशन होगा। मेरे ख्याल से द रियल इम्पैक्ट विल बी फेल्ट
दैट आफ्टर 2 years जब भी इनका COD प्रोजेक्ट कमीशन होता है, मेरे ख्याल से तब तक ये एक स्टैंड बाय काइंड ऑफ फैसिलिटी है, बट डेफिनेटली नेट पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से EPS पे डेफिनेटली ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन ऑब्वियसली ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और टॉप लाइन की बात करें तो पॉजिटिव है। बिल्कुल, ये पॉजिटिव है और यही ट्रांसलेट हो रहा है आज इसके प्राइसेस पर भी। कैमन इंफ्रा जो है आज हरे निशान पर ऊपरी स्तरों पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात करते हैं श्रीनगर से, मोहिउद्दीन जी हमारे साथ हैं अपने सवाल के साथ। नमस्ते सर, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैम मॉर्निंग मैम, मैंने NCC लिया है 500 जी। किस भाव पर लिया सर? 98 पे। 98 पर लिया है। 19 रुपए 85 पैसे के नुकसान पर आप बैठे हुए हैं और क्या करना चाहिए इन्हें? समझते हैं मानस से। मानस, NCC के चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिख रहे हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे आप इन्हें? देखिए, एक बहुत बढ़िया रैली करीब 15 रुपए से हमने देखी थी और स्टॉक ने 115 116 के हाईज बनाए थे। उसके बाद करीब 2-3 मंथ से हम देख रहे हैं कि स्टॉक करेक्ट हो रहा है। बट मेरा मानना है कि अगर नजरिया बड़ा हो, अगर करीब 8-10 महीने का व्यू हो, तब तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। स्टॉक ऑलरेडी 50% करेक्ट हो चुका है, तो लोअर लेवल पे सपोर्ट दिखता है 60 और 65 की रेंज में। तो मेरी राय में बने रहना चाहिए। ये जरूर है कि 84 एक रेजिस्टेंस दिखता है डेली चार्ट्स पे। अगर 84 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो वापस रिकवरी देखने को मिलेगी। स्टॉक वापस 110-115 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं वरुण जी से जो शिमला से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास सर? गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पापा ने 2011 में मैम NHPC के शेयर लिए थे 3150 36 रुपए के भाव से। तो मैम ये देखना क्या में? यस मैम, तो आगे मैम क्या इसका क्या करना, क्या आगे? ओके, ऑलरेडी अब जो भी आपने जिस भाव पर आपके पिताजी ने लिया था उससे नीचे ही है NHPC। अविनाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे वरुण को, क्या करना चाहिए उनके फादर को इसमें? पुरानी खरीद जरूर है, लंबे समय से बने भी हुए हैं, लेकिन एट दिस मूवमेंट आप उन्हें क्या सलाह देंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में अगर हम नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स की बात करें प्रियंका, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी अपसाइड आ सकती है, क्योंकि आई थिंक ये शेयर ने निवेशकों को पहले भी काफी डिसअपॉइंट किया है। मेरे ख्याल से पावर स्पेस में हम नॉर्मली देखते हैं कि शेयर्स में अपसाइड आने में काफी टाइम लगता है, और क्लियरली ऑल्दो NHPC की पावर जनरेशन कैपेसिटी काफी है, मेरे ख्याल से एटलीस्ट अगर नेक्स्ट 1 ईयर की बात करें तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी अपसाइड आएगी। इनको डेफिनेटली उनके बाइंग प्राइस से काफी लोअर लेवल अभी शेयर चल रहा है। डाउनसाइड भले ही कैप्ट है, लेकिन इंक्रीमेंटल अपसाइड भी ज्यादा नहीं है। तो मेरी राय में थोड़ा सा प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर्स अगर ये बुकआउट करे और कोई दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करे, जैसे फार्मा में या कैपिटल गुड्स में या ऑटो कंपोनेंट्स में, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इनका जो लॉस है वो रिकवर हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ही शुड टेक अ कॉल, थोड़ा सा लॉस करके कोई दूसरे सेक्टर या स्टॉक में इन्वेस्ट करे। बिल्कुल, और आपने जैसा सुझाया फार्मा और कैपिटल गुड्स, वरुण जी आपके पिताजी के लिए अच्छे स्टॉक साबित हो सकते हैं। इनसे जुड़े कुछ फ्रंट रनर स्टॉक्स पे जरूर नजर डालिए। NHPC में आपको मुनाफा नहीं हो रहा है, निकलने की सलाह। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि आज ब्रोकर के रडार पर कौन से शेयर हैं। हम अभी हाजिर हो रहे हैं। टेक महिंद्रा ने कल पहली तिमाही के लिए मार्जिन और एबिटा में दबाव की आशंका जताई है। दिग्गज FI ब्रोकरेजेस टेक महिंद्रा में क्या राय दे रहे हैं, बताने के लिए जुड़ रही है नियति। क्या राय बन रही है ब्रोकरेजेस की, क्या कह रहे हैं टेक महिंद्रा के बारे में? जाहिर सी बात है, तगड़े ग्राउंड रेट्स आज दिए हैं आज ब्रोकरेजेस ने। CLSA जैसी बड़ी ब्रोकरेज हाउस फर्म यहाँ पे बिकवाली की सलाह दे रहा है टेक महिंद्रा पे। जिस तरह से उन्होंने Q1 की अर्निंग यहाँ पे जारी की है, एक बड़ा स्ट्रक्चरल रिस्क एक्सपोज होता है, ऐसा इनका मानना है। टारगेट प्राइस ही अपना 20% के आसपास घटा रहे हैं और EPS अनुमान भी FY 16-18 का 16% के आसपास इन्होंने घटा दिया है। 550 से इसका टारगेट प्राइस घटा के 450 तक का इन्होंने यहाँ पे कर दिया है। इनका मानना है कि मार्जिन का अगर ये मैनेजमेंट नहीं करते हैं ढंग से तो उनकी रिटर्न ऑन इक्विटीज पे असर आता हुआ दिखेगा। बिकवाली करके चलिए 450 रुपए तक के लक्ष्य आपको टेक महिंद्रा दिखा सकता है। क्रेडिट स्विस ने भी अपने EPS के अनुमान 5 से 7% के आसपास घटाए हैं और टारगेट प्राइस 775 से घटा के 700 रुपीज तक का इन्होंने भी कर दिया है।
बार्कलेज मगर सबसे कंजर्वेटिव यहाँ पे कॉल दे रहा है। अंडरवेट का कॉल इन्होंने यहाँ पे अपना मेंटेन किया है। टारगेट प्राइस 14% के डाउनसाइड पोटेंशियल के साथ इन्होंने दिया है। 480 से घटा के 415 रुपए तक के लक्ष्य यहाँ पे दे रहे हैं। साथ साथ में FI 16 और 17 के EPS अनुमान भी 8% और 12% के आसपास यहाँ पर घटा रहे हैं। साथ ही नियति, और कौन से शेयर्स हैं जो ब्रोकर्स के रडार पर हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज की डाउनग्रेड आया है बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक पर। ये दोनों ही स्टेट ओन्ड बैंक हैं और इस पे डाउनग्रेड आया है क्योंकि क्लियरली एनपीएस की चिंता इनको अभी भी सता रही है। ये अभी तक इसको चेक इन नहीं कर पाए हैं और ये बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट्स की तरफ से ये उस टर्म्स में इन्होंने डाउनग्रेड किया है। ये एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताता है कि कंपनी किस तरह की है। इनका मानना है कि यहाँ से इनको डाउनग्रेड किया जा सकता है। एनपीए की दिक्कत अगर ये ठीक नहीं करते हैं तब तक BA3 से इसकी रेटिंग घटाकर BA2 की कर दी है। वहीं CLSA HDFC पे मेंटेन कर रहा है अपना बाय का कॉल। खरीदारी करके चलिए। 17% का एक अपसाइड पोटेंशियल का यहाँ पे लक्ष्य दे रहे हैं। 1500 रुपए तक के लक्ष्य आपको यहाँ दिखा सकता है। पहली तिमाही में जो कोर ऑपरेटिंग इनकम है ये पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकते हैं आपको। शुक्रिया नियति इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन एक अहम खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर, वो दिखा देते हैं कि सन टीवी का लाइसेंस अब रद्द नहीं होगा। आईएनबी मंत्रालय के सूत्रों से ये पता चल रहा है कि इस पर आईएनबी मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय एक बार फिर से रीथिंक कर सकता है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सन टीवी पर दोबारा आवेदन भेजा है। तो हम इस खबर की सारी डिटेल्स आपको देंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं टेक महिंद्रा को लेकर, किस तरह से FI ब्रोकरेज का व्यू बन रहा है। अविनाश, टेक महिंद्रा आपको कैसी दिखती है और जो चिंताएं उभर कर आ रही हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? आई थिंक प्रियंका, टेक महिंद्रा में डेफिनेटली Q4 का वीक क्वार्टर के बाद मैनेजमेंट का कहना कि मार्जिन्स और टॉप लाइन में थोड़ा दबाव आ सकता है, तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में कंसर्न्स रहेंगी। और दूसरी बात, ग्रीस की चिंता से जिस प्रकार का इम्पैक्ट यूरोपियन करेंसी पे रहेगा, मेरे ख्याल से टेक महिंद्रा का काफी बड़ा एक्सपोजर यूरोप पे है। तो कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए डेफिनेटली मार्जिन्स और टॉप लाइन में काफी कमजोरी देखने को मिलेगी। और क्लियरली मेरे ख्याल से जिस प्रकार के डाउनग्रेड आज FI ब्रोकरेज हाउसेज से आए हैं, मेरे ख्याल से डेफिनेटली इन द शॉर्ट टर्म स्टॉक में एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। आई थिंक इन द नियर टर्म IT में अगर कोई शेयर में अगर पॉजिटिव न्यूज फ्लो काम करेगा, वो मेरे ख्याल से TCS और इन्फोसिस रहेगा, क्योंकि US के मार्केट्स में हमने अच्छी अपसाइड देखी है। एक्सेंचर ने रिसेंटली अपनी अर्निंग्स गाइडेंस भी बढ़ाई है और बोथ TCS और इन्फोसिस US मार्केट से काफी बड़ा बिजनेस प्रोक्योर करते हैं। तो मेरे ख्याल से आई थिंक टेक महिंद्रा शुड बी अवॉइडेड, बट इन्फोसिस और TCS में डेफिनेटली डिक्लाइंस पे डेफिनेटली खरीदना चाहिए। जी, और एक अहम खबर की सूचना प्रसारण मंत्रालय सन टीवी पर गृह मंत्रालय को दोबारा आवेदन भेज सकता है। और आईएनबी मंत्रालय ने अपनी सिफारिश में कानून मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला दिया है, जहां की कानून मंत्रालय ने कहा था कि आर्थिक मामलों में सुरक्षा संबंधी मंजूरी पर सवाल गलत है। तो सन टीवी के लाइसेंस को रद्द किया जाए या नहीं, ये है बड़ा सवाल। इससे जुड़ी सारी जानकारी हम आपको देंगे आगे। इस ब्रेक के बाद हम अभी हाजिर हो रहे हैं। सीधा चलते हैं CII के म्यूचुअल फंड समिट में। सेबी चेयरमैन UK सिन्हा यहाँ बोल रहे हैं, इन्हें सुनते हैं। Start thinking about what medium to long term measures can be taken by the industry, and these measures are required mainly for your own sustainability. If you want this industry to remain sustainable, if you want this industry to remain relevant, then in good times you should also start thinking of what we can do on a medium to long term basis. The first thought which comes to my mind is the distribution industry. You are aware that SEBI tried to introduce a SRO. Unfortunately, because of certain litigations, we have not been able to overcome that problem for the last 2 years. But I am sure as and when that problem is resolved, SEBI's thinking is very clear that we would like to have a very strong SRO for regulating the distribution industry in this country. And there has been a recent study where it has been pointed out that out of the 25 countries that they have surveyed, there are 4 jurisdictions, and India is one of them, where the commission paid
is one of the highest. तो सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा सीआईआई म्यूचुअल फंड समिट में लोगों से मुखातिब हो रहे थे। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं राजेंद्र गुप्ता दिल्ली से अपने सवाल के साथ। नमस्ते राजेंद्र जी, बताइए क्या है आपका सवाल। नमस्कार मैडम, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं टीवी के सामने नहीं हूँ, प्लीज मेरा फोन मत काटना। अच्छा ठीक है, पूछिए अपना सवाल और मैं अपने प्रोड्यूसर से यहाँ रिक्वेस्ट करूंगी कि फोन ना काटें। आप बताइए कौन सा शेयर है आपके पास। आपसे रिक्वेस्ट है, एक तो मेरे पास IDBI के 300 शेयर है 78 के हिसाब से। अच्छा, दूसरा मुझे क्या था, मैं शक्ति पंप अभी लूं या क्या करूं, इसकी रेट अब काफी डाउन है, क्या पोजीशन है इसकी फंडामेंटली और फाइनेंशियली। ओके, IDBI के बारे में ही आप पूछ रहे हैं, राइट? ID और शक्ति पंप और IDBI और फंडामेंटली आप समझना चाहते हैं इन दोनों के बारे में। अविनाश जी, IDBI और क्या राय देना चाहेंगे, कैसी कंपनी आपको दिखती हैं ये दोनों? आई थिंक मैं समझता हूँ IDBI बैंक में इन्होंने थोड़ा ऊपरी लेवल पे जरूर शेयर लिया है प्रियंका, लेकिन आई थिंक अगर हम इस बैंक की एसेट क्वालिटी और ग्रोथ देखें तो मेरे ख्याल से ज्यादातर रिस्क कैप्ड है। हो सकता है कि मे बी एक आध क्वार्टर IDBI बैंक का अभी भी थोड़ा सा दबाव में रहे, क्योंकि क्लियरली PSU बैंक है और यहाँ पे हमने एसेट क्वालिटी के थोड़े से इश्यूज देखे थे। तो फोर्थ क्वार्टर के जैसे फर्स्ट क्वार्टर भी थोड़ा वीक रहेगा, तो मेरे ख्याल से इनको अगर लंबा नजरिया रखना है तो ही होल्ड करे, करीबन 1-1.5 साल का ही नजरिया अगर रखते हैं तो ही IDBI होल्ड करे, तभी इनको अच्छा फायदा मिल सकता है। रही बात शक्ति पंप्स की, तो डेफिनेटली अगर 1.5-2 साल का व्यू है, शक्ति पंप स्टॉक काफी भाग चुका है, लेकिन ये बेसिकली वाटर पंप्स में और सोलर पंप्स में काम करते हैं, सोलर पैनल्स में काम करते हैं। तो यहाँ पे जिस प्रकार का ग्रोथ सोलर में हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल से आगे अगर लंबा नजरिया है इनका तो डेफिनेटली शक्ति पंप्स कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, बट डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म। और अब बढ़ते हैं एक अहम खबर की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इसके डिटेल्स अब हमारे साथ है हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ इसकी सारी डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं। खबर यह है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय सन टीवी पर गृह मंत्रालय को दोबारा आवेदन भेज सकता है। तो लक्ष्मण जी, क्या ये माना जाए कि जो सन टीवी के लाइसेंस को रद्द करने वाली बात थी उस पर एक रीथिंक का दौर शुरू होगा और ये लाइसेंस शायद रद्द ना हो अब? जी बिल्कुल, आपने जो कहा उसकी पहली लाइन तो बिल्कुल सही है कि इस पर फिर से समीक्षा की जा रही है कि सन टीवी को लाइसेंस देने के ऊपर गृह मंत्रालय ने जो आपत्ति जताई थी उस पर गृह मंत्रालय को फिर से समीक्षा करने को कहा जा रहा है। लेकिन लाइसेंस रद्द नहीं होगा ये कहना थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने आवेदन पर एक बार दोबारा से कानून मंत्रालय से राय मांगी थी। कानून मंत्रालय ने पिछले हफ्ते अपनी राय दे दी है और कहा है कि सिर्फ इस आधार पर कि उनके खिलाफ आर्थिक आपराधिक मामले चल रहे हैं, ये लाइसेंस रद्द करने का फैसला नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आर्थिक मामले अलग हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले अलग हैं। जो भी आर्थिक मामले चल रहे हैं सन टीवी के मालिक के प्रोमोटर के ऊपर, वो उनका राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा हम इस आधार पर उनके लाइसेंस देने के आवेदन को खारिज नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक राय यह भी निकलकर सामने आ रही है कि अगर इस पूरे मामले को लेकर सन टीवी कोर्ट में जाता है तो वहां पर सरकार की किरकिरी हो सकती है, सरकार के फैसले को पलटा जा सकता है। तो इसी कानून मंत्रालय की राय को शामिल करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय फिर से आवेदन को गृह मंत्रालय के पास भेजने की तैयारी में है, ऐसा मेरे सूत्र बता रहे हैं। और गृह मंत्रालय के पास फाइल भेजते हुए ये गुजारिश की जाएगी कि आपने सन टीवी के आवेदन को दोबारा से रिन्यू नहीं करने का जो फैसला लिया है, अपने फैसले पर फिर से विचार करें। अगर गृह मंत्रालय फैसले पर फिर से विचार करता है और अगर उसे सुरक्षा संबंधी मंजूरी दे देता है तो एक बड़ी राहत होगी सन टीवी के लिए। अगर गृह मंत्रालय अपने फैसले पर अड़ा रहता है तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस पूरे मामले में दखल दे और फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। जी, तो यानी गृह मंत्रालय पर अब रहेगा सारा दारोमदार और आईएनबी मिनिस्ट्री इसलिए इसे दोबारा समीक्षा के लिए भेज रही है क्योंकि कानून मंत्रालय ने कहा था कि आर्थिक मामलों में सुरक्षा संबंधी मंजूरी पर सवाल गलत है और इसीलिए सन टीवी के लाइसेंस के रद्द होना ये कानूनन गलत है और आईएनबी मिनिस्ट्री अब इसे दोबारा समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय के पास भेज रही है। मेरे साथ अविनाश बने हुए हैं। अविनाश जी, सन टीवी पर अब आप क्या व्यू देना चाहेंगे? आज हम देख रहे हैं इस स्टॉक में इस खबर के बाद अच्छा कारोबार होते हुए हम देख रहे हैं हरे निशान पर सन टीवी का स्टॉक एक लंबे समय के बाद दिख रहा है।
आई थिंक प्रियंका ये स्टॉक काफी पॉलिटिकली सेंसिटिव है और मेरी राय में जो डिसीजन आएगा मेरे ख्याल से सन टीवी के फेवर में ही आना चाहिए, क्योंकि आई थिंक इतने बड़े चैनल को बंद करना या इसको अप्रूवल ना देना ये थोड़ा डिफिकल्ट है बिलीव करने को, क्योंकि क्लियरली आई मीन जो भी मंत्रालय से जो भी ऑर्डर आएगा उसका इमीडिएट मूवमेंट आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा। मेरी राय में आई मीन जो भी अगर हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली इसको इस लेवल पे पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली इनका बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है, साउथ में ये काफी बड़े प्लेयर है। तो क्लियरली आई थिंक इन द शॉर्ट टर्म ये जो इवेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बट आगे मेरे ख्याल से मार्केट्स ये भी देखना चाहेगी कि ऑन द टॉप लाइन और बॉटम लाइन इस इवेंट का फाइनेंशियल्स पे क्या इंपैक्ट होता है, क्योंकि क्लियरली आई थिंक पॉलिटिकली आई थिंक ये स्टॉक काफी सेंसिटिव है। तो मेरे ख्याल से जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स है वही इसमें निवेश कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बाकी इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से रुकना चाहिए जब तक पूरी क्लियरिटी नहीं आती। बिल्कुल, और सूत्रों के हवाले से सीएनबीसी आवाज ये एक्सक्लूसिव खबर आपको लेकर आया है कि आईएनबी मंत्रालय गृह मंत्रालय को दोबारा से समीक्षा करने के लिए ये मामला भेज रहा है। सन टीवी का लाइसेंस जिस तरह से रद्द हुआ था, इस पर आईएनबी मंत्रालय मांग कर रहा है कि गृह मंत्रालय इसे समीक्षा करे, क्योंकि कानून मंत्रालय ने भी कह दिया है कि आर्थिक आपराधिक मामलों में अगर ये मामला फंसा हुआ है तो इस तरह से आप मंजूरी उनकी कैंसिल नहीं कर, उनकी लाइसेंस कैंसिल सुरक्षा संबंधी मंजूरी आप उस पर सवाल उठाना गलत है। तो ये एक्सक्लूसिव खबर सूत्रों के हवाले से सीएनबीसी आवाज आप तक पहुंचा रहा है कि अब गृह मंत्रालय इस पर दोबारा समीक्षा कर सकता है, क्योंकि आईएनबी मंत्रालय ये प्रपोजल दे रहा है। सौदा आपका में इसी के साथ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला सौदा आपका में आगे जारी रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ जुड़ गए सतीश हैदराबाद से। सतीश जी गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास कोल इंडिया का शेयर है, 700 शेयर है, 418 पे पड़ा है एज ऑफ नाउ। मैं एक्चुअली शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसके ऊपर अच्छा जी। और अभी फिलहाल हम देख सकते हैं ₹2.25 के नुकसान पर आप बैठे हुए हैं कोल इंडिया में। मानस कोल इंडिया के चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखते हैं? शॉर्ट टर्म का नजरिया है सतीश जी क्या, और आपकी सलाह चाहते हैं? देखिए, कुछ हफ्ते पहले ही कोल इंडिया ने एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया था जब स्टॉक 400 के ऊपर निकला था, और उसके बाद लगातार कंसोलिडेट हो रहा है 400 और 420 की रेंज में। पैटर्न को देख के लगता है कि शायद एक बड़े अपमूव की उम्मीद की जा सकती है। हो सकता है स्टॉक 435 से लेकर 440 की रेंज में शॉर्ट टर्म में आए। शॉर्ट टर्म का यहाँ पर मीनिंग 3 to 4 वीक्स का है। तो मेरी राय में तो बिल्कुल बने रहें और अपना स्टॉप लॉस 398 के नीचे रखें जी। और बढ़ते हैं आगे। कालूराम शर्मा जी मेरे साथ अब हैं जयपुर से। शर्मा जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है? मैम नमस्ते जी। नमस्ते जी सर नमस्ते। मेरे पास अडानी एंटरप्राइजेज है मैडम। हाँ, कितने शेयर हैं सर? किस भाव पर आपने खरीदा था? मैंने 2000 शेयर खरीदे 100 रुपए पे। किस प्राइस पर खरीदा है सर? 100 रुपए। 100 रुपए पे आपने 1000 शेयर खरीदे हैं अडानी इंटरप्राइजेस के, ₹7.25 के नुकसान पर बैठे हुए हैं। अविनाश, कैसी दिखती है आपको ये कंपनी? काफी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, खबरों में छाई रहती है। आई थिंक प्रियंका, अगर हम अडानी एंटरप्राइजेस की अभी की बिजनेस मॉडल की बात करें जो डीमर्जर हो चुका है, अभी अडानी एंटरप्राइजेस में सिर्फ कोल के माइनिंग एसेट रहेंगे और एडिबल ऑयल बिजनेस रहेगा। मेरे ख्याल से इन्होंने जो शेयर लिया है इसमें अपसाइड के लिए री रेटिंग के लिए चांसेस काफी कम है, क्योंकि हालांकि विल्मर ब्रांड जो एडिबल ऑयल में काफी पहचाना हुआ है, आई थिंक अर्निंग्स रिकवरी के लिए काफी टाइम लग सकता है। मेरे ख्याल से इन द शॉर्ट टर्म एटलीस्ट कम से कम नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर मुझे नहीं लग रहा है, और इस बिजनेस को देखते हुए इसमें पी मल्टीपल एक्सपेंशन होना भी डिफिकल्ट है। तो मैं यही इनको कहूंगा कि अगर ये अडानी पोर्ट्स में इन्वेस्ट करे तो शायद इनको अच्छी अपसाइड मिल सकती है, क्योंकि ये बिजनेस काफी अच्छी तरह से अट्रैक्टिवली वैल्यूड है और यहां से पैसा अच्छा बन सकता है अडानी एंटरप्राइजेस के मुकाबले में। ओके, सो अडानी पोर्ट में स्विच करने की सलाह दे रहे हैं अविनाश आपको। यहाँ पर धनंजय जी से बात करते हैं, पुणे से जुड़ गए हमारे साथ। धनंजय गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सा शेयर है, क्या जानना चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से? हाँ गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास सीमेंस है 50 क्वांटिटी, 915 का हमारा बाइंग रेट है, और दूसरा है मेरा चेयर रेटिंग जिसका मेरा 850 का बाइंग है, 15 क्वांटिटी है।
तो मैं उसको बेचना चाहता हूँ, क्या करूँ, होल्ड करूँ या आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मेरी? शॉर्ट टर्म का है मेरा आपको ओके, आपको पैसे की जरूरत है और अच्छा मुनाफा आप कमा रहे हैं दोनों में ही। वाओ मानस, हम देख रहे हैं सीमेंस में भी इन्हें जबरदस्त मुनाफा हो रहा है, केयर रेटिंग भी इन्होंने जो जिस भाव पर लिया था और अब जहां पर है अच्छे मुनाफे पर बैठे हुए हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, सही कदम रहेगा? देखिए, केयर रेटिंग में तो शायद ये सही कदम होगा, क्योंकि 1800 के हाइज बने थे और उसके बाद लगातार स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। इम्पॉइंट ये है कि स्टॉक अब 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि यहां से गिरावट और बढ़ेगी। स्टॉक कहीं ना कहीं 1300 और 1280 तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो शायद मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा बाउंस बैक का वेट कर ले, जहां स्टॉक 1430 1440 के लेवल्स टेस्ट करे, तब आप वहां पर एग्जिट करें और कोई भी फ्रेश लॉन्ग 1500 से पहले ना बनाएं। जहां तक बात सीमेंस की है, सीमेंस का स्टॉक अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा लग रहा है। कंसोलिडेशन जरूर काफी टाइम से हम देख रहे हैं, बट ओवरऑल जो हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, तब मैं समझता हूँ कि एक शायद आने वाले टाइम में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा अपसाइड, और स्टॉक कहीं ना कहीं 1610 1625 तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। तो मेरी राय में यहां पर बने रहना चाहिए और अपना स्टॉप लॉस 1260 के नीचे रखें। चलिए, तो सीमेंस में 1260 का एक स्टॉप लॉस, इसका ख्याल जरूर रखें। केयर रेटिंग में कहना है कि एक आप अपमूव जहां भी देखें वहां से निकल सकते हैं, आपको जो पैसे की जरूरत है आप अभी एकदम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं केयर रेटिंग में। आकाश दास जी से बात करते हैं, नासिक से जुड़ गए हमारे साथ। नमस्ते दास साहब, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास और क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मेरे पास स्नोमैन लॉजिस्टिक है, शो शेयर और सिटी यूनियन बैंक है, तो मैं होल्ड कर सकता हूँ। स्नोमैन लॉजिस्टिक के लिए क्या राय देना चाहेंगे? ओके, स्नोमैन लॉजिस्टिक 121 के भाव पर आपने खरीदा है, सिटी यूनियन बैंक 78 के भाव पर खरीदा है। माना स्नोमैन लॉजिस्टिक और सिटी यूनियन बैंक, एक एक करके इनके चार्ट स्ट्रक्चर को जरा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। देखिए, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के 400 अच्छे लगते हैं, क्योंकि पिछले ही दिनों स्टॉक ने 80 रुपए के आसपास सपोर्ट लिया और उसके बाद हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बनाना शुरू किया है। स्टॉक अब 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है। इम्पॉइंट रेजिस्टेंस जो कि 95 के आसपास था, स्टॉक ने वो ब्रीच कर लिया है। तो मैं तो समझता हूँ यहाँ पर बने रहना चाहिए। अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लें। अब स्टॉप लॉस का वैल्यू आई थिंक 92 के आसपास इनको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जहां तक बात अपसाइड की है, मैं समझता हूँ पोटेंशियल करीब करीब 113 114 तक के लिए है, तो बिल्कुल बने रहें, बट अपना स्टॉप लॉस 92 के नीचे जरूर रखें। दूसरा स्टॉक इन्होंने मैं सुन नहीं पाया था, क्या बताया था? सिटी यूनियन बैंक के 100 शेयर हैं इनके पास मानस जी, और 78 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। अभी फिलहाल सिटी यूनियन बैंक 101 रुपए के आसपास है। देखिए, 45 रुपए से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, और जब पिछले दिनों बैंकिंग ने खराब टाइम देखा है, इस सिटी यूनियन बैंक ने कोई कहीं भी गिरावट नहीं देखने को मिली है, कहीं पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली है। कंसोलिडेट हो रहा है, एक रेंज बन गई है 105 हायर साइड पे, 95 लोअर साइड पे, और मैं समझता हूँ जैसे ही मार्केट बेटर होगा, यहाँ पर एक बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा। स्टॉक कहीं ना कहीं 117 से लेकर 123 तक के लेवल्स टच कर सकता है, तो यहाँ पर बने रहें, बट अपना स्टॉप लॉस 95 रुपीज के नीचे जरूर रखें। और इसी के साथ सौदा आपका में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका, और अब शामिल करते हैं नितेश कुमार जी के सवाल को। रांची के हैं नितेश कुमार और जानना चाहते हैं कि हेक्सावेयर में क्या अब भी मौजूदा लेवल पर एंट्री की जाए या नहीं। हेक्सावेयर इन्हें पसंद है, लेकिन क्या ये सही मौका हो सकता है इसमें एंटर करने का? तो नितेश का सवाल मैं रखती हूँ मानस के सामने। मानस, क्या करंट लेवल आपको सही समय दिख रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता कि हेक्सावेयर में करंट लेवल्स पे बाय करना चाहिए, क्योंकि देखिए पिछले दिनों ही स्टॉक ने 290 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया और लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाना शुरू किया है, और ऑलरेडी वो 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। तो मेरा मानना है जब तक स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 268 के आसपास है, वो जब तक ब्रेक ना करे तब तक यहाँ पर लॉन्ग ना बनाए। लोअर लेवल पे एक सपोर्ट दिखता है 240 पे, जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर 240 के नीचे जाएगा तो वीकनेस और बढ़ेगी, स्टॉक कम से कम 220-222 तक के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। और अब अभिषेक धोत्रे हमारे साथ हैं अकोला से। अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग सर, बताइए कौन सा शेयर है, किस लेवल पर आपने खरीदा था? गुड मॉर्निंग मैम, मैंने 150 शेयर खरीदे मैम SBI के 262.70 पे,
और मुझे अभी 200 शेयर्स खरीदने हैं पंजाब नेशनल बैंक के, तो मुझे पूछना था कि अभी खरीदना बराबर रहेगा? अच्छा, और खास तौर पर ये PSU बैंक आपको काफी लगता है पसंद आते हैं अभिषेक जी? हाँ, बैंक्स को ही क्यों रखा है आपने अपने पोर्टफोलियो में, क्यों पसंद है आपको ये बैंक? मैम मुझे एंटर किए हुए अभी सिर्फ 2 ही महीने हुए शेयर मार्केट में, लेकिन सब मेरे जो दोस्त लोग हैं वो सब बैंक में इन्वेस्ट करते हैं मैम, तो मैं भी उनके साथ चला गया। चलिए अभिषेक जी, हम चाहेंगे कि अविनाश आपको बताएं कि पहली बात तो ये SBI और PNB का चुनाव जो आप कर रहे हैं, SBI आपके पास ऑलरेडी है, PNB आप खरीदना चाहते हैं। अविनाश जी, आपको इनकी बात में कितना दम लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? आई थिंक इन्होंने SBI खरीदा है तो डेफिनेटली PSU बैंक स्पेस में ये फ्रंटलाइन बैंक है, और मैं समझता हूं कि अगर इंडिया की हम रिकवरी की बात करें मैक्रो फ्रंट पे, तो डेफिनेटली SBI एक क्लियरली स्ट्रांग रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक है बैंकिंग स्पेस में। लेकिन क्लियरली आने वाले 2 क्वार्टर्स बैंक के लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा। हालांकि SBI ने एसेट क्वालिटी लगातार 2 क्वार्टर से काफी बेहतर दिखाई है, लेकिन यहाँ पे एसेट क्वालिटी कंसर्न्स अभी भी है, और हो सकता है कि सेकेंड हाफ ऑफ FY16 से ही अच्छी रिकवरी देखने को मिले। तो SBI में डेफिनेटली बने रहे। मेरे ख्याल से यहाँ पे नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का रखेंगे तो ही अच्छा पैसा बनेगा। रही बात PNB की, PNB में मैं समझता हूँ कि आने वाला क्वार्टर भी काफी खराब रहेगा। इनफैक्ट PSU बैंकों में एसेट क्वालिटी कंसर्न्स नॉट ओनली ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने कहा है, लेकिन RBI की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आई है वहां पे भी कहा गया है कि एसेट क्वालिटी कंसर्न्स अभी भी खराब है। तो आई वुड से दैट PNB में थोड़ा सा वेट करे, क्लियरली 1-2 क्वार्टर्स वेट करे, क्योंकि क्लियरली हमको एसेट क्वालिटी शायद इस क्वार्टर में भी Q1 और FY16 में भी खराब आएगी। तो आई वुड से दैट ही शुड होल्ड ऑन एंड नॉट बाय PNB इमीडिएटली। तो आप अभिषेक को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने नया निवेश शुरू किया है, PNB अगर नहीं ले तो इस तरह के नए इन्वेस्टर्स के लिए मौजूदा मार्केट में क्या अच्छा दिख रहा है अविनाश जी आपको? आई थिंक क्लियरली मैं समझता हूं कि ऑटो का सेक्टर में या ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में या कैपिटल गुड सेक्टर में, जैसे कमर्शियल व्हीकल स्पेस में हमें अशोक लेलैंड काफी पसंद है। क्लियरली आई मीन जिस प्रकार का CV का ग्रोथ हमने लास्ट 3-4 महीनों से देखा है, यहाँ पे नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। रही बात कैपिटल गुड्स में, तो मैं समझता हूं कि कैपिटल गुड्स में क्लियरली अगर लोअर लेवल पे लार्सन एंड टूब्रो जैसा शेयर है या BHEL है, यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। क्लियरली ये सेक्टर्स में एक रिवाइवल है और आने वाले 6 से 12 महीने में अच्छा आउट परफॉर्मेंस मिल सकता है। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद अविनाश जी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सर, कई स्टॉक्स पर चर्चा हुई है, कई के बारे में आपने सलाह दिया है, आज के लिए कोई डिस्क्लोजर? जो भी शेयरों के बारे में प्रियंका हमने आज शो पे बात की, हो सकता है कि हमारे क्लाइंटों की पोजीशंस हो सकती है। पर्सनल लेवल पे मेरी कोई भी पोजीशन इन शेयरों में नहीं है। थैंक यू सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो अविनाश जी से तो हम इजाजत ले रहे हैं, लेकिन हमारे दूसरे मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम मानस जायसवाल के साथ लेकर आएंगे स्टॉक फटाफट। सौदा आपका में वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। मानस जायसवाल मेरे साथ है आपके सभी सवालों का फटाफट जवाब देने के लिए। राजेश शाह जी का पहला सवाल मुंबई से जानना चाहते हैं L&T के बारे में। 100 शेयर है इनके पास, 1680 रुपए में इन्होंने खरीदा था। बिल्कुल बने रहे L&T में। हाई टॉप्स हाई बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 1690 का स्टॉप लॉस रखें और शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करके चलिए करीब 1910 1925 के। अहमदनगर के अमूल दागी PTC इंडिया पर आपकी सलाह चाहते हैं मानस। 200 शेयर है, 99 रुपए में खरीदा था। देखिए, पिछले दिनों ही स्टॉक ने लोअर लेवल पे सपोर्ट लिया है, तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। 60 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें। अगर स्टॉक 70 रुपीज के ऊपर जाएगा तो जो नेक्स्ट टारगेट आता है वो 78 के आसपास आता है। पुणे के डेविड जी के पास है HCL टेक के 150 शेयर, 846 रुपए में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। देखिए, हाई लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस जरूर मिल रहा है, बट फिर भी स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मेरी राय में अपना स्टॉप लॉस 880 के आसपास रखे, बने रहे स्टॉक में। अगर स्टॉक 980 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो कम से कम 1050 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। दीपक जी के पास हैं पावर ग्रिड के 400 शेयर, 304 रुपए में इन्होंने खरीदा था। क्या करें, होल्ड सेल? वीक लगता है स्टॉक, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और मैं समझता हूँ यहाँ से भी गिरावट बढ़ेगी। स्टॉक 127 के लेवल टच कर सकता है, तो मेरी राय में तो आई थिंक इनको बेच लेना चाहिए स्टॉक को। मुकेश सिसोदिया जी अकोला से पूछ रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करना चाहिए। 12 शेयर हैं इसके, 4000 रुपए में खरीदा था।
लॉन्ग टर्म बहुत ही बढ़िया लगता है, तो मेरी राय में तो बने रहे। अपना स्टॉप लॉस 3100 के नीचे रखें। अपसाइड स्टॉक 3600 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 4000 के आसपास का ही आता है। गुलरेज अहमद के पास है जुबिलेंट फूड के 450 शेयर 1605 रुपए में इन्होंने खरीदा था। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस उन्हें पिछले दिनों देखा है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं चार्ट्स पे, तो मेरी राय में तो स्टॉप लॉस रखना चाहिए करीब 1710 का, और अपसाइड टारगेट सेट करके चले 2020 के, जो कि आने वाले 1 से 2 मंथ में आ सकता है। रोहित शर्मा जी के पास है हेवल्स के 50 शेयर 291 रुपए में खरीदा था। देखिए इंट्राडे के लिए स्टॉक वीक लग रहा है और मैं समझता हूँ यहाँ से भी गिरावट आएगी, बट क्योंकि इन्होंने पोजिशनल के लिए होल्ड किया हुआ है तो मेरी राय में 265 का स्टॉप लॉस रखें। 265 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो वीकनेस बढ़ेगी। अपसाइड स्टॉक में पोटेंशियल केवल 287 के ऊपर ही आएगा। अगर 287 के लेवल्स ब्रेक होंगे स्टॉक उसके ऊपर जाएगा तो रिकवरी देखने को मिलेगी। स्टॉक उस केस में 315 तक के लेवल टच कर सकता है। ओके, संदीप खेमका बोकारो से पूछ रहे हैं रुचि सोया के बारे में। सर 500 शेयर हैं 41 रुपए 46 पैसे में खरीदा है। स्टॉक वीक लगता है, मेरी राय में तो इनको बेचना चाहिए। स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, हो सकता है स्टॉक आने वाले टाइम में 34 के लेवल टच करे। एच भंडारी जी जानना चाहते हैं ऑन मोबाइल ग्लोबल के बारे में। 2700 शेयर 40 रुपए में खरीदारी की थी। बने रहे हाई लेवल्स पे जरूर 95 के आसपास रेजिस्टेंस दिख रहा है, बट पैटर्न को देख के लगता है कि शायद आने वाले टाइम में 95 के लेवल्स ब्रेक होंगे। स्टॉक 107 109 के रेंज में आ सकता है, तो बने रहे स्टॉक में, बट अपना स्टॉप लॉस 74 के नीचे जरूर रखें। रायपुर के रहमत कुरैशी जी जानना चाहते हैं GSFC के बारे में। 900 शेयर 90 रुपए में इन्होंने खरीदारी की है। बहुत खराब परफॉर्मेंस पिछले दिनों देखा गया है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि 65 के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो मेरी राय में 65 का स्टॉप लॉस रखें। बने रहे स्टॉक में। अगर स्टॉक 75 के ऊपर जाएगा तो एक बढ़िया रैली देखने को मिलेगी और उस केस में स्टॉक 100 रुपीज और 102 के लेवल्स भी टच कर सकता है। मनोज मेराज के पास है स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी के 900 शेयर 63 रुपए में इन्होंने खरीदा था। कल बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली और चार्ट्स पे क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट करीब 97 98 के आते हैं। टाइम ज्यादा लग सकता है 2 से 3 मंथ का, तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। अपना स्टॉप लॉस 68 के नीचे रखें और टारगेट 97 98 के सेट करके चले। तो स्टॉक फटाफट में आज हमारे पास इतना ही वक्त था। मानस जी, कई शेयरों पर आपसे बात हुई, आज के लिए कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे सर? देखिए जिन स्टॉक्स के बारे में हमने बात की इसमें किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट यही एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई हो सकती है। थैंक यू मानस हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो सौदा आपका में आज मुझे भी यही इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्रेक के बाद हम हाजिर रहेंगे कमोडिटी बाजार की सारी हलचल के साथ कमोडिटी राउंड अप में।